हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस क्लास में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फॉरेंसिक साइंस का 2023 का। तो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है हमारा, द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू एंड थ्योरी इज टर्म। ये मतलब ये डेफिनेशन किसकी है, किसमें इसकी स्टडी की जाती है। फर्स्ट हमारे बिहेवियरल एथिक्स, सेकंड नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स एंड फोर्थ वन इज मेटा एथिक्स। तो इसका आंसर होगा हमारा फोर्थ नंबर मेटा एथिक्स। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन समझ के सबसे पहले बताओ जी एथिक्स क्या होता है। एथिक्स हमारे सोसाइटी का एक तरह से आईना होता है जो कि दर्शाता है कि क्या हमारा एथिकली ट्रू है और क्या एथिकली हमारे लिए गलत है। कि हम कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो समाज में हद तक सही है, कितने हद तक सही नहीं है। तो एज लाइक एथिक्स, जो एथिकल की बात जब बात आती है, ये हमारे फिलोसफी का पार्ट होता है। तो मेटा एथिक्स क्या कहता है, मेटा एथिक्स एज अ डिस्क्रिप्टिव का हमारा पार्ट होता है। और डिस्क्रिप्टिव पार्ट में क्या कहता है, जो कि बताता है कि मोरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स बताता है, वैल्यूज़, थ्योरीज, इवन जो पर्सन का एक मोरल थॉट होता है किसी चीज़ को सोचने का, मोरल लैंग्वेज क्या होती है, वो कैसे एड्रेस कर रहा है किसी भी क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस कर रहा है और कह रहा है कि दिस इज़ अ राइट और दिस इज़ अ रॉन्ग। कि उसके अंदर ही ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर आई वो ऐसे करेगा तो मतलब करेक्टली वे में करेगा तो वो चीज़ करेक्ट होगी या उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारी मेटा एथिक्स होती है। सेकंड नंबर पे हमारा आता है नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, ये हमारे जो नॉर्मल एथिक्स के ना हम तीन टर्म होते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स और मेटा एथिक्स। तो नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल से बताऊंगी कि अगर कोई ऑफिसर वगैरह है, ठीक है, आप कहीं जॉब वगैरह लग जाते हो कि अच्छी आप उसमें लगे हो, तो कई बार क्या होगा कि आप ना ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो कि आपको लगता है कि वो ना एथिकली आपको करेक्ट है, आपको करना चाहिए। ठीक है, उस चीज़ पे आपको डिसीजन ना बहुत जल्दी लेना पड़ता है। जैसे एज लाइक आप किसी जॉब पे जा रहे हो, ठीक है, आपका इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और इंटरव्यू के जाते समय आपने रास्ते में देखा किसी का एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो उस पर्सन का एक्सीडेंट हो गया तो आपके क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आएंगे, क्या आप अगर इसको हॉस्पिटल ले गए तो उसकी जान बच जाएगी ना। तो अगर उसकी जान बच गई तो किसी के घर में मतलब अच्छा रहेगा। तो आपके माइंड में खुद से है ना क्वेश्चंस के आंसर आते हैं कि व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग। ठीक है, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग के क्वेश्चन जब आपके माइंड में आते हैं ना, तो वो हमारा नॉर्मेटिव एथिक्स होता है। क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमारे एक्शन को डिफाइन कर रहे हैं कि हम उस टाइम क्या एक्शन कर रहे हैं। ठीक है, और उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इवन इंस्टीट्यूशन पे और अदर किसी और की लाइफ में भी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या और आपकी वे ऑफ लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हमारे होते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स। उसके बाद हमारे आते हैं अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स क्या कहती है, अप्लाइड एथिक्स कहती है कि आप प्रैक्टिकली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक कोई है ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रखा है सोसाइटी पे, जैसे रैगिंग हमारा एग्जांपल है। तो रैगिंग की चीज़ में क्या होता है कि हम उसमें क्या ऐसी कोई सॉल्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं जो टेक्नोलॉजिकली ठीक है, और उसमें क्या नाम है, आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी है और आप किसी लो को दायरे में रख के उस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, तो वो हमारी अप्लाइड एथिक्स आ जाते हैं। एंड लास्ट में आ जाते हैं बिहेवियरल एथिक्स। बिहेवियरल एथिक्स क्या कहता है कि एक तरह से प्रोवाइड करता है कि आप खुद से मोरली क्या डिसीजन ले रहे हो, क्या आप जज कर रहे हो। ठीक है, किसी को, अदर को आप जज कर रहे हो या अपने आप को जज कर रहे हो। तो इसमें जजिंग की बात आती है कि आप किसी मतलब आपने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, एथिकली एक डिसीजन बनाया है, उसके बाद आपने उसको जज भी किया है एथिकली डिसीजन को, अपने को भी और अदर को भी, और उसके बाद देख रहे हो कि ब्रॉडर उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो वो बिहेवियरल एथिक्स आ जाता है। तो इसका आंसर हमारा मेटा एथिक्स है, जो कि हमारा बता रहा है नेचर ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू एंड थ्योरीज इस टर्म में मेटा एथिक्स। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ एग्जामिनर रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज एडमिसिबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं वो किस में होते हैं। तो इसमें तो आपको पहले स्टार्टिंग से पता चल गया होगा, सेक्शन नंबर 45A, सेक्शन 49 और सेक्शन 79A और सेक्शन 149, ये हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो इसका हमारा आंसर है फर्स्ट सेक्शन 45A। अब सेक्शन 45A क्या कहता है कि जो भी हमारा आईटी के रिगार्डिंग, कंप्यूटर के रिगार्डिंग जितने भी हमारे एविडेंस होंगे उसके रिगार्डिंग जो ओपिनियन देगा ना, वो हमारा सेक्शन 45A में देता है कोर्ट के अंदर। और इसी के साथ हमारा एक और सेक्शन ऐड हो जाता है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के अंदर आता है ना, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो उनके साथ 79A ये हमारा सेक्शन और ऐड हो जाता है, जो आईटी एक्ट हमारा 2020 का है ये भी।
ठीक है, आने वाले टाइम में ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। इसके बाद इससे पहले आपको एक और पता होना चाहिए हमारा सेक्शन 45 क्या बोलता है। सेक्शन 45 जैसे आपको पता ही होगा कि कोई भी हमारे जितने भी एविडेंस वगैरह होते हैं फॉरेन लॉ के, साइंस आर्ट किसी भी डिपार्टमेंट से लेके, उनके जो ओपिनियन देते हैं, स्किल्ड पर्सन उसका ओपिनियन देता है कोर्ट के अंदर, तो वो हमारा सेक्शन 45 के अंदर आ जाता है, IEA। ठीक है, अब सेक्शन 49 क्या कह रहा है? सेक्शन 49 कहता है कि कोई भी ओपिनियन दे रहे हैं हम रिगार्डिंग किसी रिलीजियस के लिए, किसी पर्सन के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है, किसी उसकी जो स्पिरिचुअली वो जो वर्क कर रहा है ना उसके लिए, उसके मतलब उसने जो वर्ड्स वगैरह यूज़ किया उसके रिगार्डिंग हम ओपिनियन दे रहे हैं ना, वो सारे के सारे हमारे सेक्शन 49 के अंदर आ जाते हैं। अब सेक्शन 79A क्या कहता है? सेक्शन 79 हमारा IEA का, ये जो हमारा 79 है IT एक्ट का है, तो IEA सेक्शन 79 ये हमारा कहता है कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है जो कि हमारे किसी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मिला हुआ है और वो सर्टिफाइड है एज आ, तो वो कोर्ट के अंदर है ना अलाउ होगा। ठीक है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगा एज अ लॉ और डिक्लेयर करेगा, एडमिसिबल मानेगा एज अ एविडेंस अंडर द कोर्ट के अंदर। तो ये हमारा सेक्शन 79A कहता है। अब सेक्शन 149 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हम है ना किसी से आस्क नहीं कर सकते। लाइक 148 जो हमारा सेक्शन 148 है ना, वो क्या कहता है कि जो हमारा केस चल रहा है ना उसके रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन से रीजनेबल ग्राउंड और थिंकिंग के ऊपर ही। तो इसके अंदर 149 के अंदर क्या आ जाता है कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं आस्क किए जाएंगे जो कि 148 ओथ के अंदर ले रखे हैं, उसके डिफ्रेंशिएटिंग में उसके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ये हमारा सेक्शन 149 कहता है। अब इसके बाद हमारा आ जाता है थर्ड क्वेश्चन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज अ प्रोविजनल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो ये क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये हमारा आपको सबको ही पता है, हमारे जो पर्सनल लिबर्टी इनके जो क्वेश्चन है ये हमारा आर्टिकल 21 में कवरअप है, लाइफ की, किसी पर्सन की जो लाइफ है, तो इसका थर्ड आंसर है। अब आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 ये कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जैसे कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स वगैरह हमारे आते हैं, आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक 35 तक हमारे होते हैं। वैसे ही आर्टिकल 19 में कहते हैं कि किसी भी पर्सन को स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कुछ भी बोलने का, कुछ भी एक्सप्रेशन शो करने का परमिशन होती है, ठीक है। और इसी के अंदर ये बहुत सारे इसके सब पार्ट्स पे आ जाते हैं इसके अंदर कि वो कहीं पे भी इकट्ठे हो सकते हैं, कुछ भी मतलब ऐसा कहीं पे बैठ के बात कर सकते हो, सारे के सारे हमारा आता है आर्टिकल 19 के अंदर। अब आर्टिकल 20 के अंदर क्या आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है प्रोटेक्शन हर एक पर्सन को, ठीक है, जो भी हमारी टेरिटरी के अंदर है, ठीक है, कन्विक्शन के ऊपर ये बात होती है कि जो हमारे टेरिटरी के अंदर पर्सन होता है ना उसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसा लॉ नहीं है कि अगर लॉ में जितनी हमारी मेंशन है पनिशमेंट उतनी ही पनिशमेंट उसको मिलनी चाहिए, उसके बियॉन्ड जाके उसको पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। इसमें उस पर्सन की ऐसा जो कन्विक्शन होता है ना उसके रिगार्डिंग उसकी प्रोटेक्शन है। अब आर्टिकल 21 कहता है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, और इसमें ये हमारे एजुकेशन के रिगार्डिंग भी आ जाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवरअप है, राइट टू लाइफ हमारा इसके अंदर आता है। इवन कोई भी पर्सन है ना उसकी पर्सनल और लिबर्टी मानी जाएगी, एक्सेप्ट की जाएगी, वो एज अ लॉ के अंदर उसको फंडामेंटल राइट है कि एवरी पर्सन और सिटीजन अपना मतलब अच्छे से रह सकता है अपनी इंडिया की टेरिटरी के अंदर। अब हमारा आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 किससे डील करता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। जो हमारा अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है ना, कोई भी पर्सन अगर है, किसी ने कोई क्राइम किया है, उसको अरेस्ट कर रहे हैं, डिटेंशन कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग ये हमारा होता है कि किसी भी केस में तो कोई भी अगर कोई स्टेट किसी पर्सन को, सिटीजन को डिटेंट कर रही है तो उसके रिगार्डिंग में हम कोई प्ली वगैरह डाल सकते हैं। तो इसके अंदर उस पर्सन को प्रोटेक्शन है कि उसको अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो किसी उसके पर्सन के उसके अंदर, ठीक है, उसका कोई फैमिली मेम्बर होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए। ये सारे अपने इंडिया के जो सिटीज़न है उनके लिए है, ठीक है। ये जो नॉन सिटीज़न है जो बाहर के ना उनके लिए नहीं है, कि कोई नाइजीरियन कोई बाहर अदर कंट्री के आ गए, तो ये हमारे इंडिया के सिटीज़न के लिए एज अ सेफगार्ड प्रोवाइड कर रहा है किसी पर्सन के अरेस्ट के टाइम पे, ठीक है। तो ये है ना राइट इज़ टू प्रिवेंट आर्बिट्री अरेस्ट एज डिटेंशन, ये एज अ राइट है पर्सन का। तो ये हमारा आर्टिकल 22 बात करता है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे क्या बात कर रहा है कि इन द ईयर 1953 डच फिजिशियन वॉन नोबेल प्राइज फॉर इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप इसने डेवलप किया था? पहला हमारा आता है कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, स्टीरियो माइक्रोस्कोप, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो डच फिजिशियन थे हमारे, इन्होंने हमारे कराया था फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, आंसर नंबर 3। अब जो हमारे
डच फिजिशियन थे, ये कौन थे, एक इन्होंने नोबेल प्राइज़ 1953 में लिया था, फिजिक्स से थे ये, ठीक है, ये हमारे फिजिक्स से आते हैं। उसके बाद इन्होंने इन्वेंशन किया था फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये जो माइक्रोस्कोप वगैरह ना, ये मैंने आपकी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। कंपैरिजन के अंदर हम कंपेयर करते हैं किसी भी दो, लाइक ब्लड को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन माइक्रोस्कोप पे करते हैं, क्योंकि उसमें ना दोनों साइड हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और इक्वल डिस्टेंस वगैरह पे हम कर सकते हैं। इसके बाद फेज कॉन्ट्रास्ट और स्कैनिंग हमारा SEM हो गया, स्टीरियो, तो ये अलग अलग हमारे हैं। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है ब्रॉडबैंड डिकपलिंग, गेटेड डिकपलिंग, पल्स डिकपलिंग आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द अंडर मेंशन इंस्ट्रूमेंट। ये सारी की सारी टर्म कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? फर्स्ट FTIR, MS, NMR एंड MEKC, इसको काट दो, MEKC, इसमें से कौन सा है? तो इसका जो डिकपलिंग की बात कर रहा है ना, ये साइड डिकपलिंगेटर, ये हमारे NMR के अंदर होती है, ठीक है। इसका C ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब ये कैसे होता है, पहले डिकपलिंग आपको पता होना चाहिए ये क्या होती है। तो कपलिंग जैसे आपको पता है, कोई भी दो चीज़ अगर मिक्स होते हैं तो वे एज अ कपलिंग की तरह फॉर्म करते हैं। तो डिकपलिंग हमारी क्या होती है कि जो ऑलरेडी कपलिंग हो रखे हैं उनको सेपरेट करना, ठीक है, उन दोनों चीज़ों को सेपरेट करना जो पहले से ही लिंक्ड हैं, कि वो आगे जाके ना मतलब एक कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो उन्हें इंडिपेंडेंट कर देना होता है, ठीक है, डिकम्पलिंग के अंदर। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन अवॉइडेंस होती है कि जो कि डिस्टोरेशन और ऑसिलेशन सर्किट का नहीं देती, बाद में ये कोज नहीं करेगी अनवांटेड कॉमन कपलिंग, ठीक है, जो भी दो सर्किट्स के अंदर होते हैं उनको कोज नहीं करेगी। तो उसी के अंदर हमारा आता है ब्रॉडबैंड डिकपलिंग, गेटेड और पल्स डिकपलिंग, ये हमारी टाइप्स हैं डिकपलिंग के, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट एलिसा। अब एलिसा की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका ऑप्शन है डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलिसा, ट्रिपल एंटीबॉडी सैंडविच एलिसा एंड कॉम्पिटेटिव एलिसा, डिसोशिएशन एनहेंस्ड लेंथेनाइट फ्लोरेसेंट इम्यूनोएसे। ये हमारे इसके चार ऑप्शन है। तो इसमें हमारा कौन सा है, इसका ट्रिपल एंटीबॉडी सैंडविच एलिसा इसका आंसर है हमारा, ठीक है। ये अब इनडायरेक्ट एलिसा के बारे में बात करें तो यहाँ हमें पहले पता होना चाहिए एलिसा हमारा होता क्या है, ठीक है। ये बेसिकली हमारी ऐसे टेक्निक होती है, ठीक है, जो कि हमारी एंजाइम इम्यूनोएसे होता है ना, एग्जैक्टली EIA की तरह होते हैं इम्यूनोएसे, जो एंजाइम इम्यूनोएसे हमारा होता है उसकी तरह ये होते हैं। अब एलिसा की फुल फॉर्म क्या है हमारी, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट एसे। तो ये हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी ब्लड के अंदर एंटीजन एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, हार्मोन्स हो गए, पेप्टाइड हो गए, प्रोटीन हो गए, उन सारी चीज़ों को एज अ उनके डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं जो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं उसके लिए होते हैं। अब डायरेक्ट एलिसा क्या होते हैं, डायरेक्टली जो होते हैं ना, जो एंटीजन एंटीबॉडी के अंदर एंजाइम कोगुलेशन बताती है, ठीक है, वो हमारे डायरेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आइए इनडायरेक्ट एलिसा की बात। तो इनडायरेक्ट जो टेक्निक होती है ना, वो हमारे 2 स्टेप्स के अंदर होते हैं। ये 2 स्टेप्स हमारे कौन से होते हैं, जो मतलब एज अ डिटेक्शन में बता रहे हैं। पहले तो प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन हम करेंगे, ठीक है, जो प्राइमरी होते हैं एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन, जो कि बाइंड करेगी डायरेक्टली हमारे टारगेट के साथ। उसके बाद सेकेंडरी के अंदर उसको क्या लेबल कर दिया जाता है। लेबल करने के बाद वो लेबल किया जाता है अगेंस्ट द होस्ट स्पीसीज, तो वो हमारी होते हैं इनडायरेक्ट एलिसा। अब हमारे इसमें आते हैं, पहले आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा क्या होता है एलिसा का, उसके बाद हम इसके आगे जाएंगे। जो हमारा प्रिंसिपल है, जैसे आपको पता है एलिसा वर्क कर रहा है किस पे, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बाइंडिंग पे, जो एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग कर रहा है विद टारगेट एंटीजन, और फिर उसके बाद क्या डिटेक्ट कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है प्रेजेंस एंड क्वांटिटी ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, ठीक है, एंटीजन की कितनी बाइंडिंग है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उनका प्रेजेंस कितना है, इसको बता रहा है। और इसके थ्रू क्या हमारा होता है, ये एज अ सेंसिटिविटी के हिसाब से वर्क करता है, ठीक है, जो कि हमारे एंटीबॉडी के लिए हाई एफिनिटी प्रोवाइड करता है हमारा। तो ये हमारे इसके प्रिंसिपल होता है। अब इसके अंदर हमारी बात कर रहे हैं हम, जो हमारे होते हैं ये जो इसके पार्ट लिखे हुए हैं। डबल एंटीबॉडी सैंडविच एलिसा हमारे क्या होता है, जो डबल बॉडी एंटीबॉडी सैंडविच एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे है ना, ये हमारा ये यूज़ होता है हमारा डिटरमाइन करने में कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सैंपल, जो हमारे अननोन सैंपल होता है ना उसका कंसंट्रेशन डिफाइन करवाता है, ठीक है। और अननोन सैंपल में कौन सा, एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, ये एज अ प्योर एंटीजन जो होता है ना उसके लिए नहीं रिक्वायर्ड होता ये ऐसे, ये डायरेक्टली हमारा जो हमारे क्राइम सीन वगैरह मिल रहे हैं ना, उन जो कि प्योर फॉर्म में नहीं होते उनके लिए
यूज़फुल होता है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं ट्रिपल एंटीबॉडी सैंडविच एलिसा। अब ये हमारा क्या करता है ट्रिपल में, जैसे आपको पता है ये हमारा कर रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन बता रहे हैं अननोन एंटीबॉडी की, वैसे ही ये हमारा इसको आप ट्रिपल एंटीबॉडी को उससे सुनो, जो हमारा कोविड-19 का एक बार टेस्ट हो रहा था जब से स्टार्टिंग में आया था, ट्रिपल एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट, जो कि एज अ सिंगल विट्रो डायग्नोसिस कर रहा था, किसके टेस्ट के लिए, हमारी जो हमारे को डिटेक्ट कर सकता है क्वालिटी को, जो IgA होती है, IgM होती है, जो हमारी होती है बॉडी के अंदर, इनको जो हमारे जब कोविड-19 आया था उस टाइम पे हम ये यूज़ कर रहे थे, पूरे ब्लड के अंदर ये चेक किया जाता था, और सीरम और प्लाज्मा, ये सारी चीज़ें हमारी ट्रिपल एंटीजन सैंडविच एलिसा के थ्रू होती है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारा इसका जो ऑप्शन बन रहा है ना, इनडायरेक्ट एलिसा जो होती है ट्रिपल एंटीबॉडी सैंडविच एलिसा होते हैं, जो कि लिविंग इंसान के अंदर ये हमारा किया गया था। इसके बाद जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है DNA लोकाई विच आर रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज एंड amenable to amplification by PCR are referred as। इसके अंदर पहला क्या है, शॉर्ट टैंडम रिपीट, सेकंड एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ, थर्ड पॉलीमार्कर, फोर्थ VNTR। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, AFL, जो हमारी एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ होती है। तो इसमें क्या पूछा है कि साइज एंड जो एम्बलेबल कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन के लिए, तो पहले आपको STR पता होना चाहिए। STR हमारा शॉर्ट टैंडम रिपीट होते हैं, जो कि एज अ हमारे क्रिमिनल केसेस के लिए, DNA प्रोफाइलिंग के लिए बहुत काम आते हैं, यूजफुल होते हैं, क्योंकि आपको पता है DNA जो होता है कॉमनली 99.9% है ना, सबका DNA सेम होता है, एवरीवन का सेम होता है, जो हमारे थोड़े से हमारे चांसेस होते हैं 0.1 होते हैं ना, इसके लिए यूज़ किया जाए, तो हम STR को हम यूज़ करते हैं। अब जो AFL होती है हमारी एम्पलीफाइड फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ये जो होता है ये हमारा PCR के अंदर होता है। तो ये क्या करता है, एज अ हमारा जो इसे करना है स्मॉलर इन साइज और एमेबल कर रहा है एम्पलीफिकेशन के लिए। तो जो इसके अंदर हमारा होता है DNA को जब डाइजेस्ट किया जाता है उस टाइम पे हमें कंपेयर करने के लिए, ठीक है, हम इसको यूज़ करते हैं कि हम यूनिक फिंगरप्रिंट बता सके जीनोम ऑफ इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है पॉलीमार्कर। पॉलीमार्कर जैसे आपको पता है मार्क करना, जीनोम के अंदर हमें जो वेरिएंट होता है ना उसको मार्क करना होता है लेबोरेटरी टेस्ट के अंदर, ये हमारा पॉलीमार्कर होता है, मार्किंग के लिए हमारा वर्क आता है। उसके बाद है VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, जो हमारे होता है ये हमारा लोकेशन वो हेल्प करता है DNA के अंदर, किसके थ्रू, SNP, जो हमारे SNP होता है, शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो होती है ना हमारी SNS, उसके थ्रू ये करता है, ऑर्गेनाइज करता है टैंडम रिपीट को, उनके वेरिएशन और लेंथ के हिसाब से वो इंडिविजुअलाइज करता है VNTR। अब इसके बाद हमारा आता है एट्थ क्वेश्चन क्या है, द मॉडल विच स्टेट दैट देयर इज अ प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एट अ सिंगल लोकस इज कॉल्ड एज। तो इसका ऑप्शन नंबर है लिंकेज इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, पार्टीशन इक्विलिब्रियम। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा कहता है जो हमारा जेनेटिक वेरिएशन होते हैं ना पॉपुलेशन को, वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है, वन जनरेशन से लेके दूसरी जनरेशन तक, अगर इसके अंदर कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आता, ये हमारा बताता है हार्डी-वेनबर्ग। तो इससे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन अलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी एट अ सिंगल लोकस, तो हार्डी-वेनबर्ग है। अब हमारा क्या होता है लिंकेज इक्विलिब्रियम, ये हमारा बताता है जो हैप्लोटाइप फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन की, उनके ना एज अ सेम वैल्यू रहती है, इवन उनकी जो हमारे कहते हैं ना जीन, वो कंबाइन होते हैं रैंडम प्लेसेस पे, उसके बाद में जो उनकी कहते हैं ना फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन सेम वैल्यू उतनी ही रहेगी, वो हमारे लिंकेज इक्विलिब्रियम होता है। और डायनामिक के अंदर आपको डायनामिक से नाम ही से पता चल रहा है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस ऑकर होते हैं, दोनों सेम रेट पे आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है उसके अंदर, वो हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। बट इसके अंदर एक चीज़ कांस्टेंट रहती है, क्या रहता है, कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर, ये स्पेसिफिक उसका कांस्टेंट रहेगा हमारा। अब पार्टीशन इक्विलिब्रियम में आपको नाम से ही पता है पार्टीशन हो रहा है हर चीज़ का इसके अंदर, ठीक है, जैसे हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, बीवरेज वगैरह बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी पार्टीशन होता है ना, अल्कोहल ले रहे हैं तो उसके अंदर भी कितनी क्वांटिटी में क्या होगा, तो ऐसा पार्टीशन इक्विलिब्रियम का ये हमारा काम करता है। अब 9th क्वेश्चन क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन P30 इज प्रेजेंट इन। अब P13 आपको सबको पता होगा, P13 किसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है, फर्स्ट सीमेन, सलाइवा, स्वेट और ब्लड। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, सीमेन के अंदर आपको पता है हमारा फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हमारा सीमेन होता है, कोलिन प्रेजेंट होता है, तो बहुत सारे स्पर्मिन,
तो ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके लिए बहुत सारे हमारे टेस्ट वगैरह वो मैंने वीडियो बना के आप देख लें। सलाइवा आपको पता है जो फेडवास हमारा टेस्ट होता है, इसके लिए फेडवास टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। स्वेट के लिए परसिप्रेशन, जो स्वेट के अंदर भी एक चीज़ याद रखना, स्वेट के अंदर भी हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है, बट बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में आपको स्वेट के अंदर देखने को मिलेगा और बहुत टफ होता है इसको निकालना, ठीक है। ब्लड आपको पता है इसके प्राइमरी और हमारे 2 तरह के कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, और ब्लड के अंदर भी हमारी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, प्रोटीन वगैरह। विच ऑफ दिस इज नॉट यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सलाइवा सैंपल। सलाइवा सैंपल के लिए कौन सा यूज़ नहीं होता। अब सलाइवा की बात है, पीछे सलाइवा में बता रही थी, तो अब देखो प्रेस टेस्ट, अमाइलेज टेस्ट, स्टार्च आयोडीन टेस्ट, वाटरमेन फाट ब्लू टेस्ट, ठीक है। अब सलाइवा के लिए बात हो, ये सीमेन नहीं सलाइवा। अब देखो वाटरमेन फास्ट ब्लू टेस्ट सबको ही पता है इसका, ये हमारा किसके लिए होता है, ये हमारा होता है सीमेन के लिए, ठीक है। एसिड फोस्फेट जो टेस्ट होता है हमारा उसके लिए होता है। उसके बाद स्टार्च आयोडीन टेस्ट इसका होता है, फेडवास टेस्ट जिसे हम बोलते हैं, अमाइलेज टेस्ट भी सलाइवा के लिए है, जो सलाइवी अमाइलेज के लिए बताता है। और जो प्रेस टेस्ट किसको बोलते हैं, फेडवास। कई कई जगह पे आप देखोगे फेडवास प्रेस टेस्ट को बोला जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 4 करेक्ट है। अब आरएनए इज मोर एसिडिक देन डीएनए बिकॉज इट कंटेन, आरएनए बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। अब आपको पता है डीएनए भी एज अ एसिड और बेसिक दोनों कंपोनेंट डीएनए के अंदर भी होता है, और आरएनए को कह रहा है कि ज़्यादा एसिडिक है, क्या रीज़न है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट एडेनिन, यूरेसिल, राइबोसिम, साइटोसिन। अब आप इसके अंदर सोचोगे कन्फ्यूजन आएगी, एडेनिन और तो सबके अंदर होता है, ठीक है। अब राइबोस भी होता है, डी राइबोस डीएनए के अंदर होता है, आरएनए के अंदर डायरेक्ट राइबोस होता है। अब साइटोसिन भी हमारा होता है, बट थायमिन और यूरेसिल की बात आई क्योंकि यूरेसिल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा। तो बट आरएनए जो एसिडिक होता है ना, वो कौन से करेक्टर की वजह से होता है, जो हमारा राइबोस होता है उसकी वजह से, ठीक है। ये जो हमारा एनटी का आंसर ना उसके हिसाब से मैं आपको बताया। तो जो आपको पता है डीएनए और आरएनए हमारे दोनों के दोनों एसिडिक होते हैं, ठीक है। बट जो डीएनए है उसका एसिडिक और बेसिक कंपोनेंट दोनों के दोनों है, और एसिडिक कंपोनेंट जो डीएनए का है ना वो लाइक जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। और जो हमारा बेसिक होता है ना, वो बेसिक ग्रुप हमारा होता है नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस जो बेस होते हैं ना ये, तो ये नाम से ही पता चला बेसिक कौन से, एडेनिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये हमारे बेसिक होते हैं। तो हमारा राइबोस हमारा हो गया एसिडिक, ऐसे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और आरएनए के अंदर लाइक आप न्यूक्लियोसाइड भी प्रेजेंट है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है, और इसकी एसिडिक इन नेचर का होता है सबसे ज़्यादा। और क्योंकि आपको पता है राइबोस का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे ना, उसमें से एक हमारा OH में से वो रिमूव हो रखा है, तो इसलिए हमारा ये ज़्यादा एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अल्कोहलिक बिवरेज इज नॉर्मली कलरलेस और ओडरलेस इन नेचर, कि कौन सी वाली अल्कोहल जो बिवरेज होती है हमारी कलरलेस और ओडरलेस होती है। तो टेबल वाइन, विस्की, वोडका, सिडार। तो इसका आंसर हमारा वोडका इज द करेक्ट, क्योंकि वोडका जो होती है ना हमारी कलरलेस होती है, ठीक है। कलरलेस होती है, बिल्कुल वाइटिश कलर के होते हैं, और क्लियर डिस्टिल्ड अल्कोहल बिवरेज जो होते हैं ना हमारी, वो वोडका होती है। तो ये एक तरह से हमारी जो वोडका होती है ना सिंपल वाइट कलर के होते हैं। अब हमारी बात आती है टेबल वाइन की। टेबल वाइन कौन से होते हैं, ये ना एज अ डिज़ाइन की गई है, जैसे हमारा रेड वाइन होते हैं, लाइट वाइन होती है, ये सारी की सारी उसके अंदर हमारी टेबल वाइन आ जाती है। और जो टेबल वाइन होती है ना, ये ट्रेडिशनली हमारी यूएस के अंदर ली जाती है, ठीक है। यूएस के अंदर इसको लिया जाता है, और इसके अंदर जो हमारे कहते हैं ना अल्कोहल बाय वॉल्यूम 14% होता है, अल्कोहल बाय वॉल्यूम ये हमारा इतना % होता है। अब विस्की की बात है, विस्की आप सबने ही देखी होगी ऑलमोस्ट। विस्की जो होती है ना हमारी एक तरह से किससे बनती है, ये हमारा फर्मेंटेटेड ग्रेन मैश से बनती है, और वेरियस ग्रेन भी इसके अंदर यूज़ होता है, जैसे मॉल्टेड वगैरह हो गए, तो डिफरेंट वैरायटी में हमारी विस्की बन जाती है। इवन जो फ्रेश विस्की होते हैं ना वो मतलब बाहर आते हैं स्टिल क्रिस्टल क्लियर कलर के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कलर के होते हैं। बट उसके बाद जितने जितने ओल्ड होती जाएगी उसके बाद उसका ना कलर चेंज होता जाएगा, इवन उसके अंदर से फ्लेवर और अरोमा भी अलग उसकी आने लगेगी, ठीक है। तो ये हमारा इसके बाद है। अब इसके अंदर आते हैं सिडार। सिडार हमारा क्या होता है, ये एक तरह से टाइप ऑफ लार्ज ट्री, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं ना, देवदार के जो वृक्ष होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं, उनकी जो शाखाएं होते हैं वो दूर तक फैले होते हैं, उसे हम सिडार बोलते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन ऑफ द अंडर मेंशन अल्कलॉइड इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीटल नट, ठीक है।
अब बीटल नट जो ये हमारे पॉइजन वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसमें फर्स्ट है रिजिन, कोनिन, एरिकोलिन, एट्रोपाइन। तो इसका हमारा आंसर है सी, एरिकोलिन। अब जैसे इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए अल्कलॉइड। अल्कलॉइड हमारे क्या होता है, जो ह्यूमन के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट साइकोलॉजिकल इफेक्ट शो कर रहा है, इवन टॉक्सिकोलॉजिकली इफेक्ट शो कर रहा है, डेथ तक उस पर्सन को लेके जा रहा है, उसके अंदर मतलब चेंजेस लेके आ रहा है, टॉक्सिसिटी शो कर रहा है, वो हमारे एल्कलॉइड होते हैं, जो कि अलग अलग होते हैं हमारे, ठीक है। मॉर्फिन हो गया, कोकीन हो गया, निकोटीन हो गया, ये सारे के सारे हमारे एल्कलॉइड के अंदर आते हैं। तो अब जो बेटल नट होता है वो एरिकोलिन का होता है। अब एरिकोलिन के अंदर बेटल नट इसको क्यों बोला गया है, ठीक है, बेटल नट एज अ कमर्शियली बोला गया है, क्योंकि जो साउथ साइड ये हमारे देखने को मिलता है, और साउथ साइड जो है ना बेटल लीफ को है ना एज आ पीपर बेटल्स के साथ खाया जाता था, तो इसलिए इसको बेटल नट बोलते हैं। आप रिसिनिए इसका जो अल्कलॉइड है वो हमारा कौन सा है, तो रिजिन जो होता है एक्स टॉक्सिक अल्कलॉइड है, किससे फाइंड आउट हुआ, ये हमारा कैस्टर प्लांट, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, रेजनस कैस्टर प्लांट से हमारा आया है। इसके बाद जो हमारा कोनिन हमारा है, जो ये कोनिन हमारा एल्कलॉइड है ना, ये हैमलॉक, ठीक है, हैमलॉक से है, जिसको हैमलॉक को एक तरह से हम एक और नाम से जानते हैं, एरो पॉइजन। इसका एट्रोपिन, एट्रोपिन हमारा जो हमारा बेलाडोना है उसका एल्कलॉइड है, बेलाडोना। और उसका एट्रोपिन मोस्टली काफ़ी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत सारे हमारे पॉइजन हैं जिसका ना एल्कलॉइड हमारा एट्रोपिन है। इसके बाद जो थैलिडोमाइड विच इज़ नॉन हिप्नोटिक ड्रग कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, जो हमारा होता है थैलिडोमाइड, वो मतलब किसके लिए हमारी हिप्नोटिक ड्रग शो करता है, फर्स्ट कार्डिक, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेटरी और स्केलेटन। जो थैलिडोमाइड होती है हमारी, वो हमारा शो करता है रिप्रोडक्टिविटी के लिए, एज आ हिप्नोटिक ड्रग शो कर रहा है। अब थैलिडोमाइड जो होता है ना, ये एज आ एक ब्रांड नेम है, ठीक है, जो कि हमारा कॉन्टिजीनियस होता है बॉडी के लिए। इवन इसको यूज़ करा जाता है ओरल मेडिसिन्स, जो हमारी ओरल मेडिसिन जो हम खाते हैं ना, उसके लिए हम इसको मेडिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, जो कि मोस्टली किसके लिए होते हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए होता है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए होता है। और जो थैलिडोमाइड होता है एक तरह से टारगेट करे डायरेक्टली कैंसर को, और कैंसर ड्रग के लिए वर्क करता है। और ये मतलब और इसके साथ साथ ये बहुत सारी पेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना उनको भी ठीक करता है, और स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं उनके लिए। तो ये ऐसा मतलब हिप्नोटिक कोज कर रहा है टॉक्सिसिटी रिप्रोडक्टिव के लिए। अब इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन एक दो हर बार उठ के आ जाते हैं। तो 1 पेंटाइल 3 1 नेप्थोइल इंडोल इज कॉमनली नोन एज, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए है JWH018। अब JWH क्या होता है हम बस इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो JWH018 है ये सिंथेटिक कैनाबिनॉइड है, जो कि हमारा क्लासिकली जो कैनाबिनॉइड होता है उससे अलग होता है, सिंथेटिक है ये, ठीक है, सिंथेटिक कैनाबिनॉइड। और उसी के अंदर ये हमारा आता है JWH080, जो कि एज केमिकली इसके नेप्थोल इंडोल, जो ये नाम लिखा है नेप्थोल इंडोल, इसके अंदर मिक्स होता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं। और इसके अंदर दो तरह के कैनाबिनॉइड होते हैं, CB1 और CB2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोज्ड बाय द एम्बेडिंग ऑफ द अनबर्न्ट और सेमी बर्न्ट पाउडर पार्टिकल इनटू द टारगेट सरफेस, ठीक है। अब इसमें टारगेट सरफेस पे क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा है कि कौन सा कॉज कर रहा है, एम्बेडिंग ऑफ अनबर्न्ट और सेमी बर्न्ट पाउडर पार्टिकल। जो सेमी अनबर्न्ट है और सेमी बर्न्ट है, कुछ कुछ जले हुए हैं, तो वो हमारे कौन से होते हैं उसके बारे में कहा है टारगेट सरफेस से। फर्स्ट ब्लैकनिंग, स्कॉर्चिंग, टटोइंग, सिनर्जिंग। तो इसका आंसर नंबर 3 है टटोइंग। अब ये हमारे क्या होता है इसको हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने किसी का गन शूट हुआ है, ठीक है, तो पहले ये आती है हमारी एंट्री बोन्ड। एंट्री बोन्ड के लिए बात आती है ग्रीस कॉलर, जो गन के ऊपर ट्रैवल करते समय ग्रीस वगैरह लगी है, यहाँ पे ग्रीस लगे होते हैं, ग्रीस कॉलर, ठीक है, ग्रीस कॉलर। उसके बाद हमारी आती है इसके साइड में एब्रेशन। ग्रीस के बाद जो हमारा कट जाता है साइड से एब्रेशन बन जाते हैं, एब्रेशन हमारी आ जाती है। या आप सीक्वेंस याद करते हैं, इसका आता है एग्जाम में एब्रेशन। एब्रेशन के बाद हमारी आते हैं कटने के बाद टटोइंग, जो अनबर्न्ट और सेमी बर्न्ट पार्टिकल होते हैं ना, ये हमारे टटोइंग इसके बाद प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टटोइंग। इसके बाद हमारी आते हैं स्मोकिंग, जो धुआं होता है, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग, अब जो हमारे बाल वगैरह जले होते हैं ना, सिनर्जिंग, वो हमारे सिनर्जिंग आता है। तो ये सारे इसके स्टेप होते हैं। इसके बाद जो हमारा 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
द सिमिलर मार्क इम्प्रिंटेड और कार्ट्रेज के बाय द फायर आर्म ऑफ द सेम मेक एंड मॉडल आर, जो सिमिलर मार्क इम्प्रिंट होते हैं कार्ट्रेज केस के ऊपर बाय द फायर आर्म ऑफ द सेम मेक एंड मॉडल, जो सेम एंड मेक एंड मॉडल। तो फर्स्ट क्या है, द पोजिशन साइज एंड जनरल शेप ऑफ फायरिंग पिन, जो पोजिशन और साइज होते हैं। सेकेंड, नंबर विथ डेप्थ एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रूव एंड लैम्प। थर्ड, द फाइनल डिटेल ऑन द ब्रिज फेस मार्क, द स्ट्राइशन प्रेजेंट इन द इजेक्टर एंड एक्सट्रैक्टर मार्क। अब इसका जो आंसर है ना वो हमारा, पहले हम आंसर डिस्कस करते हैं। द पोजीशन साइज एंड जनरल शेप ऑफ फायरिंग पिन, जो हमारे पोजीशन साइज और जनरल शेप फायरिंग पिन के, ये हमारे जनरल करेक्टर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। नंबर विथ डेप्थ डायरेक्शन ग्रुप्स एंड लैंड, ये जनरल में नहीं आते, ये हमारे इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। इसके बाद द फाइनल डिटेल और द ब्रिज फेस मार्क, जो फाइनल डिटेल होते हैं, ये भी हमारा एज अ इंडिविजुअल, ठीक है, ये जो इम्प्रिंटेड होते हैं। द स्ट्राइशन प्रेजेंट इन द इजेक्टर एंड एक्सट्रैक्टर, इजेक्ट आउट जो एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं ना ब्लड को गन से बाहर, वो हमारा इसके अंदर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। द पोजिशन साइज एंड जनरल शेप ऑफ द फायरिंग पिन, ये हमारे एज अ सेम मेक एंड मॉडल के होते हैं, जो कि इम्प्रिंट होते हैं कार्ट्रेज केस के ऊपर। नंबर विद डेप्थ जो होते हैं हमारे बुलेट के ऊपर आते हैं, ठीक है। और जो फाइनल डिटेल होते हैं ब्रिज फेस मार्क की, ये हमारे उसके ऊपर आते हैं, कार्ट्रेज केस के ऊपर आते हैं, पर ये फाइनल होते हैं, ये हमारे जनरल कलेक्टर में नहीं आते। और जो स्ट्राइशन प्रेजेंट होते हैं इजेक्टर और एक्सट्रैक्टर पे, ये भी हमारे बाहर जो कार्ट्रेज केस होते हैं उसके ऊपर आते हैं, ये भी थोड़ी सी चेंज होती रहते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब जो 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इरेज सीरियल नंबर ऑन एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय सरफेस, ठीक है। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, इससे रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार, ठीक है। इस बार मतलब और ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप ध्यान रखना। फर्स्ट, विलार्स रिएजेंट। सेकेंड, ह्यूम रोथरी रिएजेंट। फ्राइज रिएजेंट, बेंजाडिन रिएजेंट। अब बेंजाडिन आपको पता है ब्लड के लिए होता है, इसको तो बिल्कुल ही आप आउट कर दो। अब इसने बोला एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम अलॉय सरफेस के लिए जो होता है विलार रिएजेंट होता है, इसके अंदर हमारे 2 रिएजेंट होते हैं, तो उसमें से एक हमारा विलार रिएजेंट होता है, ये हमारे अदर के लिए यूज होते हैं, ठीक है। इसके बाद रेंज ऑफ फायर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द इवैक्यूएशन ऑफ द GSR विद फेयर एक्यूरेसी विद मोस्ट फायर आर्म अप टू द डिस्टेंस ऑफ, जो हमारा GSR होता है, इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, जो हमारी रेंज होती है फायर आर्म की वो डिटरमाइन कर देती है इवैल्यूएशन ऑफ GSR, कितना GSR मतलब कितनी दूर तक कहाँ से चला होगा और GSR अगर साथ में आया तो वो एक तरह से फेयर एक्यूरेसी हमें प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर फायर आर्म के, तो वो कितने डिस्टेंस तक करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखो खुद ही देख लो, 1 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, तो इतना तो 8 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया ना, उसके 6 मीटर भी ज़्यादा है, तो मोस्टली जो GSR इवैल्यूएशन अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं वो 1 मीटर के अंदर कर देते हैं, तो इसका डी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। अब नेक्स्ट हमारा लेजर इज सीरियल नंबर प्रेजेंट ऑन वेपन कैन बी रिस्टोर। देखो रिस्टोरेशन से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कहा 2 क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन है, क्या पता आगे और भी क्वेश्चन आ जाए हमारे। एसिड इचिंग मेथड, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, अल्ट्रासोनिक कैविटेशन मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो इसका आंसर नंबर 1 है हमारा एसिड इचिंग मेथड, क्योंकि इसने वह सीरियल नंबर वेपन के ऊपर जो रिस्टोर कर रहे हैं, लेजर इज जो लेजर से डले हुए हैं उसको हम एसिड के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लोजिव इज नाइट्रामाइन। नाइट्रामाइन कौन से वाले एक्सप्लोजिव के अंदर हमारा होता है, ये हमारा फर्स्ट TNT, PTN, RDX और पिक्रिक एसिड। तो इसका आंसर नंबर हमारा है C, RDX। RDX के अंदर हमारा जो होता है नाइट्रामाइन होता है। RDX की अगर मैं फुल फॉर्म बताती हूँ, जो RDX होता है इसको हम रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं, ठीक है, रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव। और इसके साथ जो इसकी फुल वो हो गया ना फुल फॉर्म, वो हमारा साइक्लोनाइल एंड साइक्लो ट्राईमिथाइल ट्राईनाइट्रोअमाइन, नाइट्रोअमाइन। देखो नाइट्रोअमाइन आ गया सेम नाम, तो ये RDX के अंदर होता है, ये फॉलोइंग एक्सप्लोजिव के अंदर होता है। अब TNT की हमारी क्या फुल फॉर्म होती है, ट्राईनाइट्रोटोल्यून, नाइट्रो है, नाइट्रामाइन इसके अंदर है, ठीक है, नाइट्रोटोल्यून। और PTN क्या हमारी क्या होती है, पेंटा इराइथ्रोटाइल टेट्रानाइट्रेट, ठीक है, इसकी हमारी फुल फॉर्म। और एक हमारा पिक्रिक एसिड होगा, पिक्रिक एसिड का इसमें कोई रोल नहीं होता। अब क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, यूजुअली द सीवियर फायर डैमेज ओक्योर एट और नियर। जो सीवियर फायर डैमेज ओक्योर होता है नियर कहाँ पे होता है, एंट्री ऑफ द अपार्टमेंट, जब एंट्री हो रही है अपार्टमेंट के वहाँ पे आप सीवियर फायर दिखेगी। एरिया ऑफ ओरिजिन, बैट लाइंग इन द रूम, एरिया ऑफ मैक्सिमम ड्रिफ्ट।
तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। एरिया ऑफ ओरिजिन पे हमारी क्या होती है, सीवियर फायर डैमेज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग एविडेंस ऑफ डिफरेंट साइज फ्रॉम मिसलेनियस डेब्रिस। तो हमारा कौन सा वाला हम मेथड यूज़ करते हैं जो हम सेपरेटिंग कर रहे हैं एविडेंस को डिफरेंट साइजेस के फ्रॉम मिसलेनियस डेविएशन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, स्पोलिएशन, सीविंग, ब्रिसेंक, किनपैक्ट। तो ये 4 हैं हमारे। तो इसका जो हम सेपरेटिंग का कर रहे हैं ना, जो फायर आर्म के हमारे डेब्रिस होते हैं, तो वो हम सीविंग से करते हैं। ठीक है, जैसे आप मिट्टी को भी छानते हो तो सीविंग से छानते हो। आप कितने भी डेब्रिस जलने के बाद तो वो राख ही बन गया ना, राख को अगर छानोगे तो सीविंग से छानोगे तो उससे क्या पता चल जाएगा कि इसके अंदर कोई चीज़ बची है या नहीं। तो अब इसके अंदर हमारा स्पोलिएशन, स्पोलिएशन क्या होता है कि जो हम इसको क्या नाम है वो कर रहे हैं, स्पोलिएशन का मतलब होता है किसी चीज़ को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सेकेंड नंबर जो हमारा ब्रिसंका होता है, ब्रिसंका का मतलब किसी चीज़ को प्रेस करना है, किसी लोड के नीचे रख के जिसे प्रेस कर देते हैं ना, तो उसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा किनपैक, किनपैक क्या होता है, ये हमारी कंपनी है जो काफ़ी टाइम से किससे डील कर रही है, जो एक्सप्लोजिव की चीज़ें होती है ना उनकी रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के लिए पिछले 50 साल से वर्क कर रहे हैं एक्सप्लोजिव के रिगार्डिंग में। ठीक है, ये हमारी किनपैक की कंपनी है। एक होते किनपैक, जिसमें ई है, इसके अंदर नहीं है, ये एक हमारा फूड पैकेजिंग के लिए होता है। कभी एग्जाम में कहीं पूछे तो ये हमारे फूड पैकेजिंग के लिए होता है, जो कि एज अ कंटेनर वगैरह होते हैं जिसमें हम पैक कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, SDSC, SDHC, SDXC एंड SDIO आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ। तो फर्स्ट मीडिया स्टोरेज कार्ड, सेकंड सिम कार्ड, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क पर आपको पता है हार्ड डिस्क होती है, एक हमारी SSD होते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव के अंदर ऐसी कोई टर्म आपने सुनी नहीं होगी, ना सिम कार्ड में सुनी होगी। तो ये मीडिया स्टोरेज कार्ड होते हैं, SDSC, SDHC, SDXC एंड SDIO। अब देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन करे, आपने क्या इमेजिन किया, मतलब क्या चीज़ आपको पता चले कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन से है आपको पता चल गया। तो थोड़ा सा ना आप ना हर डायरेक्शन में होकर प्रिपरेशन करो। जो फॉरेंसिक का उसे तो पढ़ो, बट एक्स्ट्रा चीज़ों को जितने आपकी नज़रों में आ रही है सारी चीज़ों को आप कवर करते हुए चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ह्यूमन हेयर क्यूटिकल द स्केल काउंट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इन केस ऑफ हेयर फ्रॉम। जो हमारा स्केल काउंट जो होते हैं स्मॉलर होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट स्मॉलर होते हैं इन केस ऑफ हेयर्स के उसमें, तो वो हमारे किस में होता है, देखो फर्स्ट फेस, चेस्ट, स्काल्प और नोज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है दोबारा से देखो, द ह्यूमन हेयर क्यूटिकल, जो क्यूटिकल होते हैं। अब आपको पता है ह्यूमन हेयर मेड्यूला, कोर्टेक्स और हमारी लास्ट वाली होती है क्यूटिकल। द स्केल काउंट इज सिग्निफिकेंटली स्मॉलर इन केस ऑफ हेयर। स्मॉल होते हैं हेयर जो होते हैं उनके केस में, जो हमारी स्केल्स की काउंट होती है, तो वो कहाँ पे होते हैं, फेस पे होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, स्काल्प पे होते हैं, नोज पे। तो इसका आंसर है स्काल्प पे। स्काल्प के ऊपर स्केल की काउंट बहुत लेस होती है। एक ऐसा ह्यूमन हेयर जो एनिमल होते हैं ना, एनिमल में तो ज़्यादा होती है। ठीक है, एनिमल में हाई देखने को मिलती है। ठीक है, और आपको पता है नोज़ की जो होते हैं बहुत ज़्यादा रफ वगैरह ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी, चेस्ट पे भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और फेस पे तो होते ही नहीं स्केल वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिडॉक्स स्टेटस ऑफ सॉइल इज प्रोवाइडेड बाय। रिडॉक्स स्टेटस जो सॉइल का होता है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, सॉइल कंसिस्टेंसी, सॉइल कलर, सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रेंथ। अब रिडॉक्स स्टेटस जो होता है ना वो हमारे किससे रिगार्डिंग बात करता है, कलर के रिगार्डिंग। तो ये हमारे प्रोवाइडेड बाय होता है सॉइल कलर से। सॉइल का आपको पता है टेक्सचर कितना रफ है कितना स्मूथ है, उसके बाद में सॉइल की स्ट्रेंथनिंग एंड कंसिस्टेंसी, ये सारी सारी हमारे सॉइल से रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट, फॉर कलर मेजरमेंट ऑफ पेंट सैंपल विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। हम कलर को मेजरमेंट कर रहे हैं किसमें, पेंट सैंपल में। कलर, सिर्फ कलर की मेजरमेंट की बात करें तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे इसमें, ग्रिम, MPM 800 सिस्टम, FTR और SSMS। तो जो ग्रिम होता है ये हमें इसके अंदर देखने को मिलता ही नहीं है। तो इसमें आपको नया से क्या लग रहा है, कई बार जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना उसमें आपको न्यू की तरफ जाना है, तो ये आप सारे इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ा ना पढ़ो। तो कलर को मेजरमेंट करके MPM 800 सिस्टम हमारा होता है। ठीक है, FTR और SSMS और ग्रिम इसके लिए नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्पीच प्रोडक्शन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, स्पीच प्रोडक्शन, आप देखो ऑडियो के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन आ गए, बायोमेट्रिक के बहुत सारे क्वेश्चन थे इस बार। स्पीच प्रोडक्शन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग लोब ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। जो स्पीच का प्रोडक्शन हो रहा है
ठीक है, वो हमारे कैसे हो रहा है, फ्रंटल लोब से हो रहा है, पेरिएंटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑसिपिटल लोब। जो स्पीच प्रोडक्शन हम मुंह से बोल रहे हैं ना, वो कंट्रोल कौन से लोब के थ्रू हो रहा है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो ये ना फ्रंटल लोब के थ्रू हो रहा है। ठीक है, पेरिएंटल हमारे पीछे आ जाता है, टेम्पोरल पीछे आ जाता है, ऑसिपिटल बिल्कुल ही पीछे आ जाता है ना हमारे, पेरिएंटल आता है, फिर टेम्पोरल नीचे की तरफ आता है, ऑसिपिटल पीछे आ जाता है और फ्रंटल हमारे आगे जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। तो ये हमारे होता है, तो इसका हमारा फ्रंटल होता है, स्पीच जो उस पर हेल्प करता है हमारे। इसके बाद हमारे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज यूटिलाइज इन मॉडल बेस्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। जो फेस रिकॉग्निशन के अंदर हम कौन सी वाले उसका यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सेकेंड इलास्टिक बंच ग्राफ मैचिंग, थर्ड स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ लोकल बाइनरी पैटर्न। अब बाइनरी पैटर्न आपको पता है, ये हमारे सिंपल जो लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के अंदर वो यूज़ होते हैं बाइनरी लैंग्वेजेस के अंदर। फर्स्ट हमारे क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एनालिसिस। अब एनालिसिस तो नॉर्मल डाटा को भी तो एनालिसिस किया जाता है, यहाँ पे बात हो रही है मॉडल बेस्ड फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। तो इसके अंदर आपको दो अलग दिखा है, इलास्टिक बंच ग्राफ मैचिंग और स्केल इनवेरिएंट फीचर ट्रांसफॉर्म। तो इसका होता है इलास्टिक बंच ग्राफ मैचिंग। ठीक है, इसका बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। इसके बाद आता है ए टायर इज हैविंग कोड एज P19565R15 वेयर 65 रिप्रेजेंट, 65 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो हमारे होते हैं मैं सारे आपको बताऊंगी, पहले आप क्वेश्चन को देखो। एस्पेक्ट रेशियो, अप्रोक्सीमेट सेक्शन विड्थ, रिम डायमीटर और थिकनेस। जो 65 होता है वो हमारा डिफाइन कर रहा है एस्पेक्ट रेशियो को। ठीक है, अब इसके अंदर हमारी बात हो रही है, ये हमारे टर्म क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो P होता है ये हमारा डिफाइन करता है कि ये हमारा पैसेंजर टायर है या कौन सा टायर है उसके बारे में ये बताता है। जो 195 टर्म है ये हमारे बताता है अप्रोक्सीमेटली विड्थ। ठीक है, ये जो विड्थ है अप्रोक्सीमेटली सेक्शन ऑफ विड्थ हमारे 195 बताते हैं। 65 जो होती है ये एस्पेक्ट रेशियो बताते हैं। एस्पेक्ट रेशियो कैसे, जो 65 का जो मतलब होता है ना, वो हाइट इज इक्वल टू 65% ऑफ विड्थ। जो 65% ऑफ विड्थ हमारी इसकी आई है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 195 जो विड्थ है इसकी। और इसके बाद आर हमारा डिफाइन करता है रेडियल। ठीक है, रेडियल टायर। इसके बाद जो 15 बचा है, 15 हमारा बताता है रिम डायमीटर इन इंचेस। ठीक है, रिम का डायमीटर इंचेस के अंदर बताता है। तो ये हमारी इसकी सारी चीज़ें हो गई। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। दी कलर डॉट इम्बेडेड इनटू पेपर। पेपर के अंदर कलर डॉट इम्बेडेड होते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटी और सेफ्टी पेपर इज नोन एज। जो हमारे सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोसेस के टाइम पे हमारे डॉट कलर डॉट उसके अंदर आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो ये ब्लैंचेल्स काउंटरफिटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम कोड, वाटरमार्क, सिक्योरिटी थ्रेड। क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी थ्रेड तो आपको पता है नॉर्मल थ्रेड नोट के अंदर देखिए। वाटरमार्क आपको पता है गांधी जो आते हैं। काउंटरफिट प्रोटेक्शन सिस्टम कोड ये हमारा अलग से जो होता है, थोड़ी सी माइक्रो जो प्रिंटिंग होते हैं वो आ जाते हैं। तो अलग से क्या दिख रहा है आपको, प्रेंचलेट्स। ये हमारा होता है जो इसका आंसर है, जो कि कलर डॉट इम्बेडेड होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के टाइम, जो कि सिक्योरिटी और सेफ्टी पेपर के लिए हमारे होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी एंड सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको दूंगी 13 क्वेश्चन की मैं फिर से लेके आऊँगी, और उसके और 14 क्वेश्चन, मतलब 3 पार्ट में हमारे जो है ना ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो टू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।